डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रॉबी है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट नॉर्थ डकोटा का रहने वाला हूं। मैं यहां के एक होटल में काम करता हूं और इस होटल को यहां का सबसे अजीब होटल कहा जाता है। एक तो सड़क के किनारे बना हुआ ये होटल जंगल के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में बना हुआ है और किसी भी शहर के ये पास नहीं पड़ता। मुझे भी इस होटल के अंदर ही रहना पड़ता है और पिछले कई सालों से मैं यहीं पर काम कर रहा हूं। तनख्वाह अच्छी मिलती है, लेकिन इस होटल का मालिक कभी यहां पर नहीं आता। हमेशा 1 तारीख को मेरे अकाउंट में वो मेरी तनख्वाह ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन उसकी माँ मेगन, जो कि यहाँ पर ही रहती हैं, वो कभी कभी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 80 साल। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ पर गेस्ट भी बहुत कम आते हैं और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ना कोई तो आ जाए। वो बस बाहर निकलकर उसे देखना ही पसंद करती हैं, बात वो नहीं करती। लेकिन मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि यहाँ भीड़ लग जाए, बहुत लोग आ जाएं, कम से कम बात करने का मौका तो मिलेगा। दिन के वक्त तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता। रात के वक्त कभी कभी कुछ लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये होटल उन्हें नजर आता है और सोचते हैं इस लंबे रास्ते पर आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई शहर यहाँ पर नहीं है। तो इस होटल में वो रुकते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस होटल में आएं। यहाँ पर कुल 20 कमरे हैं, लेकिन कभी भी मैंने पूरे के पूरे 20 कमरों को भरा हुआ नहीं देखा। मालिक ने एक बार मुझे कहा था कि तुम भी किसी कमरे में रुक सकते हो, ज़्यादा गेस्ट तो यहाँ पर आते नहीं। लेकिन मैं बेसमेंट में रुकता हूँ। मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। खाना तो यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी रिसेप्शन पर बैठना, सफाई का काम ये मैं ही करता हूँ। आज रात तो पहले से बारिश चल रही थी, लेकिन अब तो 12 बज चुके थे। इतनी ज़्यादा बारिश, मुझे तो हर रात जागना ही पड़ता था। लेकिन क्या करूँ, मुझे अब भी लग रहा था कोई गेस्ट आ जाए, कम से कम काम करने का मन तो करेगा। ऐसे हर कमरे की सफाई हर रोज करना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और मेगन अपने कमरे की सफाई खुद ही करती हैं, मुझे अपने कमरे के अंदर जाने नहीं देती। मैं भी उनके कमरे के अंदर जाने का कोई इच्छुक नहीं हूँ। मैं बस रिसेप्शन पर बैठे बैठे इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे ही उस सड़क से एक गाड़ी इस तरफ बढ़ी आ रही थी, मैं सोचने लगा, हे भगवान, इसे हमारे होटल के सामने रोक दे, ये यहाँ पर रुक जाए, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसा ही हुआ। वो गाड़ी सीधा हमारे होटल की तरफ मुड़ी। मैं खुश हो चुका था। रिसेप्शन पर मैं खड़ा हो गया, अपनी टाई को मैंने सीधा किया। आगे वो गाड़ी रुकी और उससे एक आदमी बाहर निकला, जिसने एक अच्छा सूट पहना हुआ था और एक सूटकेस जो वो बार बार गाड़ी से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन डिक्की में फंस रहा था। मुझे लगा आगे बढ़कर मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन मैं खुद को ज़्यादा उत्सुक दिखाना नहीं चाहता था। फिर उसने उस बैग को बाहर नहीं निकाला, बल्कि गाड़ी की डिक्की को बंद कर दिया। फिर छोटा सूटकेस अपने हाथ में लिया और रिसेप्शन पर पहुंचा। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, हेलो, मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? कोई कमरा मिल जाएगा? मैंने कहा, जी बिल्कुल, यहाँ कमरे ज़्यादातर खाली ही हैं, लेकिन यहाँ पर माफ़ कीजिए, खाना नहीं मिलेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो, मुझे कमरा नंबर 6 दे दो। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। जी, हमारे होटल में ना कमरा नंबर 6 नहीं है, देखिए 5 है, 7 है। अब जो होटल के मालिक हैं ना, उन्हें 6 नंबर पसंद नहीं है, उनके लिए 6 नंबर लकी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 6 नंबर कमरा नहीं है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
6 नंबर कमरा हर होटल में होता है, मुझे 6 नंबर कमरा ही चाहिए। मैंने कहा, सर देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने बताया ना आपको, जो होटल का मालिक है उसे 6 नंबर अच्छा नहीं लगता, उसके लिए ये मनहूस नंबर है। 6 तारीख को उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, इसीलिए हमारे होटल में 6 नंबर कमरा मौजूद नहीं है। उसने कहा, मैं रहूँगा तो 6 नंबर कमरे में ही रहूँगा, और वो देखो पीछे 6 नंबर वाली चाबी लगी हुई है। अब 6 नंबर कमरा नहीं है तो चाबी पर 6 नंबर क्यों लिखा है? मैंने उस चाबी की तरफ देखा। मैं हमेशा सोचा करता था, इस होटल में 6 नंबर कमरा मौजूद नहीं है, लेकिन चाबी 6 नंबर कमरे की है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस होटल में हजारों बार घूम चुका हूं। 5 नंबर के बाद 7 नंबर कमरा आता है, 6 नंबर कमरा है ही नहीं। इसीलिए मैंने उस आदमी को कह दिया, माफ कीजिए, यहां पर 6 नंबर कमरा नहीं है। अब क्या करें, आप बताइए, आप यहां रुकना चाहेंगे या नहीं रुकना चाहेंगे? फिर वो मुस्कुराया जैसे कोई बात जानता हो और कहने लगा, कोई बात नहीं, या तो मुझे 5 नंबर कमरा दे दो या मुझे 7 नंबर कमरा दे दो। वैसे यहाँ पर कितने कमरे हैं? मैंने कहा, सर 20 कमरे हैं, आपको 5 नंबर भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, बताइए आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? दोनों खाली हैं। उसने कहा, मुझे 5 नंबर कमरा चाहिए, तो 5 नंबर कमरे की चाबी दे दो। उसके बाद कीमत कितनी है उस पर बात चली थी। वो कीमत कम करवाना नहीं चाहता था, बल्कि जल्दबाजी में था, तो मैंने उसे 5 नंबर कमरे की चाबी दी। फिर उसने कहा, डिक्की से मेरा सामान तुम कमरे में पहुंचा दोगे? मैंने कहा, जी बिल्कुल, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूं। उसकी गाड़ी की डिक्की से मैंने वो बड़ा सूटकेस निकाला। उस सूटकेस में कुछ बहुत भारी सामान था। बड़ी मुश्किल से मैं डिक्की से निकाल पाया था। शायद यही कारण था कि वो भी डिक्की से अपनी सूटकेस को निकाल नहीं पा रहा था। फिर उस सूटकेस को घसीटते घसीटते मैं दूसरी मंजिल पर लेकर गया, जहां पर 5 नंबर कमरा था। मैंने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया, क्योंकि वो शायद अंदर जा चुका था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर वो खुश हो गया और फिर कहने लगा, सच में यहाँ पर तो 5 नंबर कमरा है, 7 नंबर कमरा है, 6 नंबर कमरा तो है ही नहीं। लेकिन सोचकर देखो, 6 नंबर चाबी क्यों है? उसने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात डाल दी कि मैं इसके बारे में सोचने लगा था। मैंने उसका सूटकेस अंदर रखा, फिर कहा, आप आराम कीजिए, बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है, आप कितने दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहेंगे? मुझे पता था कि उसका जवाब सिर्फ एक रात ही होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ रुकना पसंद नहीं करते, बल्कि यहाँ से गुजर रहे होते हैं। या तो आंधी के कारण पेड़ गिर गया हो या बारिश बहुत ज़्यादा हो, तभी लोग यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं हैरान हो चुका था। उसने कहा, देखते हैं कितने दिनों का प्लान बनता है। वैसे मुझे लगता है 3 दिन काफ़ी होंगे, लेकिन अगर मेरा काम ना बना तो मैं 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पर रहना चाहूँगा। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप किसी खास काम के लिए आए हैं? आप उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? उसने कहा, नहीं, मैं अपने काम की जानकारी किसी को नहीं देता। जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम रिसेप्शन पर ही हो या किसी कमरे में हो, क्योंकि रात का वक्त है तो तुम भी आराम करोगे? मैंने कहा, जी सर, वैसे मैं दिन के वक्त आराम करता हूँ, लेकिन नीचे बेसमेंट है। वैसे मैं रात के वक्त अब रिसेप्शन पर ही बैठा रहूँगा और वहाँ पर टेबल भी लगा है, तो मैं आराम भी वहीं पर कर लूँगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। वैसे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं है सर, कोई बावर्ची नहीं है। मैं ही हूँ जो साफ़ सफाई का काम करता है, तो खाने का इंतज़ाम मैं कर नहीं पाऊँगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे सूटकेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं यहाँ पर खाना खुद बना सकता हूँ। चिंता मत करो, अपना ख्याल मैं खुद रख लूँगा। वो जैसे पूरी तैयारी करके आया था। जब मैं उसके कमरे से निकला, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर मैं रिसेप्शन पर चला गया। मैं सोच रहा था, ये आदमी बड़ा अजीब सा है, कैसी बातें कर रहा है। वैसे ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आते हैं काफ़ी डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये होटल जंगल के बिल्कुल बीच वाले रास्ते में बना हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो मुझसे घबराकर वो सवाल पूछते हैं। लेकिन ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। चलो मुझे क्या, एक गेस्ट तो आया। वक्त रात के 1 बजे का था। मुझे कील ठोकने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, ये आवाज़ 5 नंबर कमरे से आ रही थी। वो आदमी जैसे दीवार में कुछ गाड़ रहा हो या तो कील गाड़ रहा हो। ये आवाज़ सुनने के बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जानना चाहा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने दरवाज़ा खोला, फिर मुझसे पूछने लगा, हाँ बताओ, दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैं सो रहा था। मैंने कहा, जी मुझे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ कील ठोकी जा रही हो। क्या आपके कमरे से वो आवाज़ आई? उसने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मुझे लगता है तुम्हारे कान बज रहे होंगे। वैसे भी बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है ना, तो तुम्हें भ्रम हुआ होगा। इसके बाद मैं मिसेस मेगन के कमरे में गया। मैंने उनसे ये सवाल पूछा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोलकर कोई जवाब नहीं देती थी, हमेशा सर हिलाती थी। इसीलिए सवाल मैंने पूछा, क्या आप दीवार में कुछ गाड़ रही थी? क्या ये आवाज़ आप कर रही थी? और उन्होंने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर मैं सोचने लगा, अगर मेगन जी ये नहीं कर रही हैं तो वो आदमी ही कर रहा होगा, मिस्टर वाइट। अब उसे मैं क्या कह सकता हूँ, गेस्ट है, देखते हैं कल सुबह। मुझे तो लगता है वो यहाँ से चला जाएगा। दोबारा मैं रिसेप्शन पर आकर बैठ चुका था। लगभग आधा घंटा ही मैं वहाँ पर बैठा था। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई, फिर वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो आदमी खुद चलकर मेरे पास आया और मुझसे बात करना चाहता था, जबकि मैं खुद बोर हो चुका था और हल्की हल्की झपकियाँ मुझे आने लगी थीं। अगर वो सवाल पूछेगा या मुझसे बात करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने तो यही सोचा था। अब वो आदमी मेरे पास आकर मुझसे कुछ सवाल कर रहा था। वो इस होटल के बारे में जानना चाहता था। मेरे करीब आकर उसने कहा, क्या तुम इस होटल के बारे में मुझे बता सकते हो? कब ये होटल बनाया गया? इसके मालिक के बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही है। पहले पहले तो मुझे अच्छा लगा था कि चलो मेरे करीब आया है, कुछ बात कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ सवाल ही पूछ रहा था। मैं उसे जवाब देता गया। मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम्हें यहाँ कभी मुश्किल नहीं हुई? वैसे ज़्यादातर जो जंगल में होटल बने होते हैं ना, वहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। क्या यहाँ पर कोई भूतिया घटना तो नहीं होती? मैं थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि इस होटल में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई थी जो मेरी समझ से तो बाहर हुआ करती थी। लेकिन मैंने डरते डरते उसको कहा था, हाँ कभी कभी कुछ घटनाएं हुई हैं। वो बड़ा उत्सुक हो गया, ये जानना चाहता था आखिर यहाँ पर कैसी घटनाएं हुई हैं। तो मैंने उसे बताया कि कई बार कुछ गेस्ट कहते हैं जो तीसरी मंजिल पर 17-18 नंबर कमरा है ना, वहाँ से आवाज़ें आती हैं। वैसे ऊपर तो मैं किसी को भेजता नहीं, यहाँ पर कभी भी 8 से ज़्यादा गेस्ट आए ही नहीं, तो ऊपर वाले कमरों को किसी को देने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन कुछ गेस्ट शरारती होते हैं जो ऊपर वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ गेस्ट जो ऊपर जाते हैं वो कहते हैं 17 और 18 नंबर से आवाज़ें आती हैं, लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, तो मैं उस कमरे को देख सकता हूँ? मैंने कहा, जी आप समझे नहीं, उस जगह पर आवाज़ें आती है तो रात के वक्त, देखिए समय कितना हो चुका है, वहाँ जाना सही नहीं होगा। उसने कहा, तुम आना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आना चाहते तो भी ठीक है, मैं अकेले जाकर देखना चाहता हूँ। मुझे रात को ना घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसी जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो अब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा था। मुझे घबराहट होने लगी। वैसे एडवांस में उसने 1 रात की कीमत अदा कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे परेशान देख नहीं सकता था, तो उसके पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो ज़रा भी नहीं डरा था, सीधा 17 नंबर कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मैं हैरान था। फिर उसने कहा, आवाज़ नहीं आ रही, इस कमरे से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर वो 18 नंबर कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा और फिर उसने कहा, अरे यहाँ से आवाज़ तो आ रही है। मैंने कहा, जी चलिए, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, देखिए मैं यहाँ अकेले कभी नहीं आता, अब आवाज़ आ रही है तो चलो चलते हैं ना। उसने कहा, ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे लगता है इस कमरे के अंदर कोई है,
या मैं देखना चाहूंगा ये आवाज कहां से आती है। वो जरा भी नहीं डर रहा था। मैंने कहा चलिए। उसने कहा 18 नंबर कमरे की मुझे चाबी चाहिए। मैंने कहा जी मैं यहां नहीं आना चाहूंगा। उसने कहा तो मुझे ही दे दो। नीचे जाकर 18 नंबर कमरे की वो चाबी लेकर आया। मैंने उसके हाथ में थमाई और मैं दूर जाकर खड़ा हो गया। ऐसी चीजों से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। यही तो कारण है कि मैं घर नहीं जाता बल्कि यहीं रात गुजारता हूं। मेरा घर यहां से 100 मील की दूरी पर है। जब मुझे यहां पर काम मिला था मुझे नहीं पता था मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन तब से अब तक मैं ये काम बड़ी शिद्दत से कर रहा हूं। कीमत मिलती है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इन घटनाओं से दूर रहना पसंद करता हूं मैं। उसने दरवाजा खोला। वो आवाजें अब भी कमरे से आ रही थी। फिर वो कहने लगा बचाओ बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं उसकी मदद करूं या भागूं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, लेकिन किसी गेस्ट को बचाना आपके लिए एक अच्छा काम ही है। मैं कमरे की तरफ भागा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वो हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा इस कमरे में कोई भूत होगा जिसने मुझे पकड़ लिया होगा? देखो नीचे वो जो पाइप है ना उसमें थोड़ी सी लीकेज हो रही है। अब लीकेज इस तरह से हो रही है कि बड़ा पाइप बाहर लगाया गया है जो फट चुका है, तो ये आवाज़ हवा के कारण हो रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। देखो ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। वो सच कह रहा था। ये आवाज़ यहाँ से आ रही थी और मैं भी हंसने लगा। अरे इतने समय से इस चीज़ से डरता हूँ, मैंने इस कमरे को खोलकर कभी देखा ही नहीं। उसने कहा हाँ तभी तो तुम डरपोक हो, और जो डरपोक होते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में पता नहीं लगा पाते। फिर उसने मुझसे पाइप मांगी, वहाँ पर थोड़ी रिपेयर की। मैंने कहा आप प्लम्बर हैं क्या? उसने कहा मैं तुम्हें प्लम्बर नज़र आता हूँ? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से साफ थे, जबकि हाथ पर कुछ कट के निशान भी थे। ये कैसा काम करता होगा? मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पाइप को जब वो लपेट रहा था सही से नहीं लपेट रहा था। यानी कि वो प्लम्बर तो नहीं हो सकता, बस रिपेयर कर रहा है या कहीं कोशिश कर रहा है। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे करीब आकर कहने लगा अब मैंने तुम्हारी मदद की है, क्या तुम भी मेरी थोड़ी मदद करोगे? वो बातें बताओगे जो तुम किसी को नहीं बताते। मैं इस होटल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसने बस ये कहा था, तब बाहर करीब ही बिजली गिरी होगी, जिस कारण मैं तो डर गया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा था। मैंने कहा जी देखिए बिजली ने डरा कर रख दिया। उसने कहा बिजली से क्या डरना, ये तो कुदरत है। अब कुदरत से डरना नहीं चाहिए। कुदरत हमारी रक्षक भी होती है, लेकिन कभी कभी कुदरत हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। चलो रिसेप्शन पर ही चलते हैं, यहाँ पर तुम्हारी हालत बड़ी पतली सी लग रही है। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा। वहाँ मुझे डर कम लगा करता था, क्योंकि हर रात मैं वहाँ पर गुजारता था और इतने सालों से वहाँ बैठे हुए मुझे किसी भी ऐसी चीज़ का सामना कभी नहीं करना पड़ा। फिर वो मेरे सामने बैठा हुआ कहने लगा अब ये तो रही 17-18 नंबर की कहानी। मुझे और बताओ, यहाँ पर क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिसे तुम दुर्घटना कह सकते हो? मुझे उसके बारे में जानना है। मैंने उसे कहा जी ऐसी किसी दुर्घटना के बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा तो इस होटल में कभी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा लेकिन मैंने इस होटल के बारे में सुना था, बहुत समय पहले पढ़ा था। देखो मैं अनजान नहीं हूँ, इस होटल के बारे में कुछ जानकारी मेरे पास भी है। मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई लड़की गायब हो गई थी। उसकी उम्र होगी 20-21 साल। वो रिसर्च कर रही थी जंगलों में, शायद ऐसी किसी ताकत के बारे में। मुझे याद करना पड़ा जी, वो 6 साल पहले एक लड़की के साथ ऐसा कुछ तो हुआ था, लेकिन दुर्घटना नहीं थी वो। देखिए वो लड़की यहाँ पर आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब एक रात वो यहाँ पर रुके, उसके बाद यहाँ से चले गए। लेकिन फिर 2-4 दिन बाद पुलिस यहाँ पर आई थी कि वो लड़की और वो लड़का कभी मिले ही नहीं। उन्हें जंगल में ढूंढने की काफ़ी कोशिश हुई थी, लेकिन मैं इतना पुलिस को भी कह चुका हूँ कि यहाँ से वो जा चुके थे। यहाँ पर भी तलाशी ली गई थी, हर कमरे को देखा गया, वो यहाँ पर नहीं थे, यहाँ से जा चुके थे। तो मैं उसे दुर्घटना नहीं कहूँगा। पता नहीं वो दोनों भाग गए होंगे एक साथ।
जिस कारण किसी को पता नहीं चला? वह आदमी मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था, सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा, सर देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं कोई होटल का मालिक नहीं हूँ, एक छोटा सा रिसेप्शनिस्ट हूँ। उसने कहा, तो चलो मालिक के बारे में बताओ, जो इस होटल का मालिक है वो कैसा इंसान है? मैंने कहा, जी मैं उन्हें एक बार ही मिला हूँ। अब जो उनकी माँ है ना, यहाँ इस होटल के अंदर ही रहती हैं, मैं आपको उनके साथ मिलवा सकता हूँ। बाकी जो मालिक हैं उनसे एक बार मिला था जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, फिर उसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं मिला। वो यहाँ नहीं रहते, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन पर ज़रूर बात होती है, तो उनके स्वभाव के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जब से मैं आया हूँ तब से उन्हें देखा ही नहीं, बस बात होती है, वो तनख्वाह 1 तारीख को मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। वो आदमी एक एक करके सवाल पूछे जा रहा था, मैं उसे जवाब तो दे रहा था, लेकिन वो ज़्यादा जानना चाहता था और हर बार जवाब देने के बाद वो यही बात कहता, झूठ तो नहीं बोल रहे? और मैं उसे साफ कह देता, जी मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और अंत में उसने यही कहा, क्या मैं मेगन जी से मिल सकता हूँ? मेगन हमारे होटल के मालिक की माँ, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो यहीं पर रहती हैं। मैंने कहा, जी वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती, वैसे वो अकेला ही रहना पसंद करती हैं, मुझसे भी बात नहीं करती। पता नहीं वो जवाब नहीं देती, लेकिन कभी कभी सालों बाद मुझे उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। अपने कमरे में रहती हैं, कभी कभी बाहर निकलती हैं, सामान लेकर आती हैं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। उस आदमी ने कहा, मुझे उनसे मिलना है, मैं बात करने की कोशिश करूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं उन्हें मना करता जा रहा था, लेकिन वो गेस्ट थे, आधी रात का वक्त था, वैसे भी मेगन रात के वक्त सो रही होती हैं, मेरा जागने का काम है, उनका नहीं होता। लेकिन मिस्टर वाल्टर मान नहीं रहे थे, तो मुझे उनके पास ले जाना पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया था मैं, मेगन ने कोई जवाब नहीं दिया था। दोबारा मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो देखे जा रही थी। ये सवाल था कि मैं दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा हूँ, तो मैंने जवाब दिया, जी मिस्टर वाल्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उसने ना में जवाब दिया और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। मिस्टर वाल्टर कहने लगे, जी मिस्टर मेगन बात नहीं करना चाहती? मैंने कहा, जी वो किसी से बात नहीं करती। तब मिस्टर वाल्टर ने कहा, तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे मिस्टर मेगन पर थोड़ा सा शक है। उन्होंने जेब से क्रॉस का निशान निकाला। मैंने कहा, जी ये जेब में अपने क्रॉस का निशान रखा है, और उस क्रॉस के निशान को उन्होंने दरवाजे पर चिपका दिया। मैंने कहा, जी ये आप दरवाजे पर क्यों लगा रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, देखो अभी इसका तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मेगन कमरे से बाहर आई और गुस्से में दरवाजे को पूरा खोल दिया और फिर बोली, इसे हटाओ, इसे जल्दी से हटाओ, मैं इसे छू नहीं सकती, इसे हटाओ। वो मेरी तरफ इशारा करके कह रही थी कि इसे हटाओ। मैं उस क्रॉस को हटाना चाहता था क्योंकि उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तभी उस आदमी ने कहा, रुको, इसे छूना मत, इसे मत छुओ, देखो इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। तुम्हें नहीं लगता जो लोग जिंदा नहीं होते उन्हें ऐसे क्रॉस से परेशानी होती है? मैंने कहा, जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? तब उस आदमी ने कहा, अब देखो मैं आगे क्या करता हूं, लेकिन इस क्रॉस को दरवाजे से मत हटाना। मेगन को उन्होंने पकड़ा और जैसे ही मेगन को छुआ था, मेगन के शरीर से धुआं निकलने लगा था और वो डर गई। पहले थोड़ा सा उनके शरीर में कुबड़ निकला हुआ था, वो पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी, पीछे की तरफ भागी, अलमारी में छिप गई। और फिर वो आदमी कहने लगा, देखिए आपको बाहर तो आना होगा, आपकी मुक्ति का समय आ चुका है, कब तक ऐसे भटकती रहेंगी? समय आ चुका है, आपको मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन अगर आप मेरे सवालों का जवाब देंगी शायद मुक्ति थोड़ी आसान मिले। जैसे ही अलमारी खोली, मिस मेगन को मैंने इस हालात में कभी नहीं देखा था। उनका चेहरा भयानक हो गया था, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी, वो किसी प्रेत आत्मा की तरह थी। मैं तो डर गया। तब उस आदमी ने अपनी जेब से एक बाइबल निकाली, उसे मिस मेगन के माथे पर लगाया और मिस मेगन के शरीर से धुआं निकलने लगा।
वो बाइबल के शब्दों को पढ़ रहा था। मिस मेगन का पूरा शरीर में धुएं में बदलता हुआ देख रहा था। धीरे धीरे तड़पकर वो धुआं बन गई और गायब हो गई। तब वो आदमी बेड पर बैठा और मैं हैरान परेशान, मेरा गला सूख चुका था। ऐसी कोई चीज मैंने पहली बार देखी थी। और फिर उसने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं डरता डरता बैठा। मुझे नहीं पता था वो आदमी क्या है, उसके पास किसी तरह की ताकत है क्या? मिस मेगन को मार दिया, मुझे भी मार डालेगा। मैंने उसे कहा, जी देखिए, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। उसने कहा, डरो मत, तुम अभी समझ नहीं पाए। मैंने उन्हें मारा नहीं है, मुक्ति दी है। मर तो वो बहुत पहले से गई थी। जब मैं इस होटल में आया तभी मैंने महसूस कर लिया था, एक प्रेत आत्मा तो है जो यहां पर कैदी है। जैसे ही मैं ऊपर घूमकर आया था ना, मैंने उस कमरे के आगे वो महसूस किया था। लेकिन एक बार तुमसे जानना चाहता था। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं चर्च का एक पादरी हूं और मैं एक्सोर्सिज्म करता हूं। मैं यहां पर एक खास काम के लिए आया हूं। ये वो काम नहीं था, ये तो कह सकते हो बोनस था। मिस मेगन कब से मरी हुई हैं और उनकी ये भटकती हुई आत्मा उनके इस कमरे से जुड़ी हुई थी। तुम्हें कभी नहीं लगा एक बूढ़ी औरत एक कमरे में ज्यादातर बंद रहती है, रात के वक्त ये बाहर निकलती होंगी, और जिस रात ये बाहर निकलती हैं उस रात ज्यादातर या तो बारिश होती है या बादल होते हैं, चांद नजर नहीं आता। मैंने कहा, जी हाँ, वैसे ये रात को ही निकला करती थी। मैंने सवाल पूछा कई बार, लेकिन ये जवाब नहीं देती थी। तब उन्होंने कहा, ऐसी ही प्रेत आत्माएं होती हैं जो कैदी बन जाती हैं। ये यहां पर कैदी थी और तुम्हें इस होटल के मालिक ने इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं बताए गए। लेकिन मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैंने किसी को मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें मुक्ति दी है। और इस होटल में यही एक ऐसी चीज नहीं है जिसे अजीब कह सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है और मैं हर उस चीज को मिटाने के लिए आया हूं। अब वो मुझे बता रहा था कि इस होटल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं, मैं यहां पर पूरा दिन रहता हूं, रात को भी रहता हूं, ऐसी घटनाओं के बारे में मुझे तो नहीं पता। उसने कहा, तुम्हारा मालिक तुमसे बहुत कुछ छिपाता है। मुझे लगता है तुम या तो इसमें शामिल हो, या जब तुम बेसमेंट में होते हो ऊपर बहुत कुछ हो जाता है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। ऐसी जो जगह होती है ना, बड़ी ताकतवर होती है। जो यहां पर होता है उसे भ्रम दिखाया जाता है। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। पहले तो ये बताओ, तुम रहते कहां पर हो? क्योंकि तुम इस होटल में ही रहते हो, तो मुझे वो बेसमेंट दिखाओ। कहीं वो 6 नंबर कमरा तो नहीं? मैंने फिर से उन्हें कहा, जी यहां पर कोई 6 नंबर कमरा है ही नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूं। उसने कहा, नहीं, 6 नंबर कमरा तो है, क्योंकि जितनी जानकारी मेरे पास है यहां पर एक 6 नंबर कमरा है और सबसे ज्यादा ताकत उस 6 नंबर कमरे में ही है। मुझे वो 6 नंबर कमरा ढूंढना होगा। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हो और यहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी याददाश्त के साथ भी खेला जा रहा है। तुम्हें बहुत कुछ ऐसा नजर आया होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया गया हो। तो तुम्हें जितना पता है मुझे उसके बारे में बताओ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रेत आत्मा होती या कोई ऐसी ताकत होती तो मुझे महसूस हो जाता। चलो, मैं मिस्टर वाल्टर को उस तहखाने में लेकर गया था, बेसमेंट जहां पर मैं रहता था। ज्यादातर वहां टूटा फूटा सामान ही पड़ा था। एक बेड लगा हुआ था, आसपास कुछ किताबें पड़ी थी। मैं वहीं पर दिन बिताया करता था, आराम किया करता था, फिर ऊपर आ जाया करता। उन्होंने मुझसे पूछा, तो चलो ये बताओ, रात को तुम रिसेप्शन पर बैठे होते हो, दिन के वक्त तुम आराम करते हो, खाने पीने की चीजें तुम कहां से लेकर आते हो? मैंने उन्हें कहा, जी मैं शहर से ना ग्रोसरी एक साथ ले आता हूं। उन्होंने कहा, तुम किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता,
यहाँ से चलकर काफ़ी आगे तक मुझे जाना पड़ता है, फिर कहीं से कोई लिफ्ट लेता हूँ, ऐसे सामान लेकर आता हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी मजबूरी है, लेकिन मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, एक बार सोच कर देखो, तुम इतने सालों से यहाँ पर हो, कभी कोई बल्ब खराब नहीं हुआ, कभी कोई नल खराब नहीं हुआ। यहाँ जो गेस्ट हैं, किसी ने कभी खाना नहीं मांगा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई। तुम्हें अजीब नहीं लगता? ऐसी जगह जहाँ कुछ खराब नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल सही महसूस होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें शक नहीं होता? उनकी बातें सुनकर मैं खुद पर शक करने लगा था। फिर मुझे लगा मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वो चर्च के पादरी हैं, वो यकीनन बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे पता नहीं। मुझे उनका साथ देना होगा। मैंने उन्हें कहा, जी मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे सच में यहाँ से बाहर निकलना है, और आपकी बातों से ये साफ है कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊँगा, तो इसे ख़त्म तो करना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है। जब भी मैं यहाँ पर काम छोड़ने की बात करता हूँ, कुछ बुरा हो जाता है। या तो आसपास बाढ़ आ जाती है, या बारिश कई दिनों तक पड़ती रहती है। यहाँ से बाहर जाने की जब बात करता हूँ ना, काम छोड़कर, तो मुझे मौका नहीं मिलता। ऐसे ही यहाँ मुझे रहना पड़ता है। और बाकी मिस मेगन, उनके बारे में अब पता चला मुझे। मिस्टर वॉल्टर कह रहे थे, तो शुरुआत हमें बेसमेंट से ही करनी होगी। उन्होंने मुझे कहा, सबसे पहले हमें इस होटल से बाहर जाना होगा। देखना होगा क्या ये होटल हमें खुद से दूर जाने देता है। क्या तुम इस होटल से दूर जाने की कोशिश करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे। मैं मिस्टर वाल्टर के साथ होटल से दूर जाना चाहता था। आसपास 2 बार बिजली गिरी थी। मैं डर गया। एक बार तो बहुत करीब पेड़ पर। बारिश इतनी तेज थी कि ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ पानी आने लगा। पानी ज़्यादा था। जैसे जैसे हम होटल से थोड़ा दूर गए, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। और मिस्टर वाल्टर ने कहा, चलो फिर होटल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे हम इससे दूर जा पाएंगे। ये ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही है। देखो, अपनी आंखों से देखो, ये ताकत रोकना चाहती है हमें। एक शैतानी ताकत है इस होटल में। यहाँ पर कई लोग रहे होंगे जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें भ्रम दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर आता है वो बाद में चला जाता है। मुझे नहीं लगता जो यहाँ आया है यहाँ से बचकर जा पाया है। मुझे उनकी बातें और डरा रही थी। जैसे ही हम होटल में पहुंचे, बारिश थोड़ी कम हो गई। ऊपर से आ रहा पानी एकदम से बंद हो चुका था। फिर मिस्टर वाल्टर ने कहा था, ये देखो, ये शैतानी ताकत है जिसका असर तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो। और मुझे लगता है यहाँ ऐसी कई ताकतें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। हमें एक्सोर्सिज्म करना होगा, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि सीधा एक्सोर्सिज्म ये करने नहीं देगा। यहाँ की जितनी ताकतें हैं उन्हें सबसे पहले कमज़ोर करना होगा, फिर रोकना होगा, फिर ख़त्म करना होगा, और तब यहाँ पर मिलेगा कमरा नंबर 6। जहाँ तक मुझे पता है, कमरा नंबर 6 में कुछ ऐसा है जिससे पता चलेगा ये क्या ताकत है जो इस होटल से जुड़ी है। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप जब यहाँ पर आए थे ना, सबसे पहले आपने कमरा नंबर 6 के बारे में ही पूछा था। ऐसा कैसे? आपको कमरा नंबर 6 के बारे में कैसे पता? तब उन्होंने कहा, कुछ ऐसा भी है जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। समय आने पर उसकी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। चलो, सबसे पहले तो एक एक करके उन कमरों को जांचने की कोशिश करते हैं। मैं उनके साथ पहले कमरे में गया। उनके हाथ में बाइबल थी। उनके एक हाथ में क्रॉस का निशान था। वो बाइबल के वो शब्द बोले जा रहे थे। अचानक मैंने उस कमरे में चीज़ों को हिलते हुए देखा। एक एक करके वो चीज़ें ऐसे हिल रही थीं जैसे एक ताकत हमें उस कमरे से बाहर निकालना चाहती हो। लेकिन मिस्टर वाल्टर, जो इसमें माहिर थे, वो बीच में बैठ गए, बाइबल को बेड के ऊपर रखा और उसके बाद अपनी जेब से छोटे छोटे क्रॉस के निशान निकाले और दीवारों पर लगा दिए। फिर उस कमरे में हरकतें पूरी तरह से बंद हो गई और फिर
मिस्टर वाल्टर ने कहा, यह कमरा सुरक्षित है। अब मुझे यहां पर किसी भी तरह की कोई ताकत महसूस नहीं हो रही है। अगर हमें किसी तरह की कोई परेशानी हुई, याद रखना, कुछ भी खतरनाक तुम्हें महसूस हुआ जो हमारे काबू से बाहर है, तो कमरा नंबर 1 की तरफ भागना है, और जैसे ही हम इस कमरे के अंदर आएंगे हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत खतरा बढ़ सकता है। हम उसके बाद दूसरे कमरे भी गए थे। दूसरे कमरे में पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने अपनी जेब से क्रॉस का निशान निकालना चाहा, नीचे से हाथ निकले थे, और मैंने ऐसा पहली बार देखा है। जमीन से बाजुएं निकली थी पूरी पूरी। उन्होंने मिस्टर वाल्टर की टांगे पकड़ ली, जबकि मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। दरवाजा बंद हो चुका था। लगभग 5 मिनट तक चीखने की आवाजें आई थीं, और उसके बाद अंदर से धुआं निकलने लगा। फिर मिस्टर वाल्टर दरवाजा खोलकर बाहर आए थे और कहने लगे थे, कमरा सुरक्षित है, लेकिन इस कमरे में ऐसी शैतानी ताकत थी जिससे लड़ना बहुत मुश्किल था। ये कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं थी, बल्कि एक डीमन था, बड़ा ही खतरनाक डीमन, जो कि यहाँ के फर्श में समाया हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जब इस होटल को बनाया गया, हर एक कमरे को बड़े ध्यान से बनाया गया है। यहाँ जो फर्श है ना, इसके नीचे कई हड्डियां दफनाई गई हैं, श्रापित काले जादू से बनाई गई हड्डियां, जिस कारण फर्श से इतनी बाजुएं निकल रही थी, जो मुझे एक्सोर्सिज्म पूरा करने देना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने इस कमरे में भी एक्सोर्सिज्म कर दिया है। यहाँ पर मैं क्रॉस का निशान तो नहीं लगा रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। एक कमरा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, नंबर 1, तो वहाँ पर जाना है। ये वैसे सुरक्षित है, लेकिन कोई ऐसी ताकत, कोई प्रेत आत्मा अगर इस कमरे में हमारे पीछे आई तो यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। फिर हम एक और कमरे में गए थे। वहां ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर जो पंखा लगा था ना, मिस्टर वाल्टर के सर पर लगा था, अपने आप ऊपर से खुल गया, जबकि उसे हमने चलाया तक नहीं था। सर से थोड़ा थोड़ा उनके खून आने लगा था। एक कोने में खड़े होकर उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था और फिर कहा था, यह कमरा भी सुरक्षित है। यहां पर भी एक अजीब सी ताकत थी, जिसे बाहर निकालने में मुझे बड़ी परेशानी हुई। फिर अगला कमरा, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, एक एक करके मैं और मिस्टर वाल्टर अलग अलग कमरों में जा रहे थे, और हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा जिसके बारे में मैं सोच तक नहीं सकता था। और बार बार मिस्टर वाल्टर मुझे यही कहते, अगर तुम पर कुछ हावी हो रहा हो तो मुझे बता देना। यहाँ पर ऐसी ताकतें हैं जो शरीर पर हावी होती हैं। तुम्हारी याददाश्त भी मिटाई जाती है। वो यकीनन बेसमेंट में मिटाई जाती होगी, लेकिन जब मैं बेसमेंट में था तब मैंने ऐसी किसी ताकत को महसूस नहीं किया था। हमने एक एक करके हर एक कमरे में एक्सोर्सिज्म कर दिया था। फिर हम नीचे बेसमेंट में पहुंचे, और तब मिस्टर वाल्टर ने कहा था, यहाँ मुझे किसी भी तरह की कोई ताकत का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी याददाश्त मिटाई जाती है तो यहीं पर मिटाई जाती होगी। तुम बताओ, तुम क्या क्या करते हो? तुम रिसेप्शन पर बैठे होते हो तो किस और कमरे में जाते हो? मैंने उन्हें कहा, या तो मैं रिसेप्शन में जाता हूँ, या खाना बनाने के लिए पेंट्री में जाता हूँ, या यहाँ तहखाने में आराम करने के लिए आता हूँ। इसके सिवा मैं कहीं पर नहीं जाता। फिर उन्होंने कहा, जब तुम थक जाते हो क्या तुम बाहर भी जाते हो, या जब तुम्हें डर लगता है तब तुम होटल से बाहर निकलना पसंद करते हो? मैंने कहा, जी हाँ, जब बारिश रुकी हुई हो तो मैं होटल से बाहर थोड़ा घूमता हूँ। आगे कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो मैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। मिस्टर वाल्टर मेरे साथ आगे वाले बड़े पेड़ के पास गए थे। पहली बार मैंने वहां पर कुछ ऐसा महसूस किया। मिस्टर वाल्टर ने जैसे ही क्रॉस का निशान जमीन में रखा था, मैंने उस पेड़ पर एक फांसी के फंदे पर लटकी हुई काले कपड़ों में औरत देखी थी। गले में फांसी का फंदा था, लेकिन हवा में लहरा रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, और मिस्टर वाल्टर ने कहा था, तो ये तुम पर हावी होती है जब तुम यहाँ पर आते हो। इसके बाद तुम्हें सब कुछ भूल जाता है जो इस होटल में होता है।
मुझे इसे खत्म करना होगा। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी ताकतों को ऐसे संजो कर रखा गया है। लगता है इस होटल का जो मालिक है ना, ऐसी शैतानी ताकतों को कहीं ना कहीं से कैद करके यहाँ लेकर आया होगा। और मुझे ये जानना है वो इन्हें क्यों लेकर आया है, कहाँ से लेकर आया है। उन्होंने उस पेड़ पर एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो पेड़ जलकर धू धू हो गया। भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो पेड़ पूरा का पूरा जल चुका था। अब मैं मिस्टर वाल्टर के साथ होटल के अंदर था और उन्होंने कहा, अब हमें सबसे मुश्किल काम करना है। यहाँ पर कमरा नंबर 6 है और पीछे रखी है उसकी चाबी। हमें कमरा नंबर 6 ढूंढना है और उसके बाद उसमें कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमारी जान का खतरा भी हो सकता है। तो तुम बताओ, तुम ये काम करना चाहोगे या इसे छोड़कर अगर तुम जाना चाहते हो जा भी सकते हो, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है। मेरी तो मजबूरी है, मुझे ये काम करना ही होगा। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उन्होंने मुझे बचाया था, मैं उनका साथ छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, देखिए मैं यहाँ से जाना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मैं आपके साथ जाऊँगा। आप भी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं भी बाहर निकलूँगा और इस काम को छोड़ दूँगा। दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छी बात है, वैसे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो चलो 6 नंबर कमरा ढूंढते हैं, आखिर कहाँ पर है। मैं उनके साथ था। वो मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुमने कभी कोई ऐसा कमरा देखा है यहाँ पर जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो? कोई अजीब सी खिड़की, कोई अजीब सा दरवाज़ा? मैंने ना में जवाब दिया, जी नहीं, यहाँ जितने कमरे हैं मुझे उनके बारे में पता है, बस 6 नंबर कमरा नहीं है। हम होटल के चारों तरफ घूमे थे, कोई ऐसी खिड़की जो किसी कमरे से जुड़ी हुई ना हो हमें नहीं मिली। ऊपर तक घूमे, फिर हम 5 नंबर कमरे के पास आ गए। यह है 5 नंबर कमरा। अब सीढ़ियों के उस तरफ है 7 नंबर कमरा। इसके बीच में कोई कमरा तो मौजूद ही नहीं है। तो 6 नंबर जो कमरा है यहीं पर होना चाहिए, लेकिन बीच में सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर के फ्लोर में तो अलग कमरे हैं। तो 6 नंबर कमरा आखिर कहाँ हो सकता है? सोचो तो ज़रा। मैं भी सोच रहा था, वो भी सोच रहे थे। ये आखिरी काम था, सबसे मुश्किल था। तो मैंने कहा, देखिए ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। मान लो इधर 5 नंबर, इधर 7 नंबर। दरवाजे इतने ही आकार के होते हैं जितनी आकार की ये सीढ़ियों का रास्ता है। अगर इन सीढ़ियों के बीच कोई दरवाज़ा हो, क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर कहा, हो तो सकता है, लेकिन ये सीढ़ियाँ खोली जा सकती हैं, कोई छेद नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ दरवाज़ा हो तो नहीं सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं, ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे थोड़ा सा चढ़ो तो पीछे वाली वो दीवार है। अब उस दीवार के पीछे तो कुछ नहीं होगा ना? या हो सकता है? मैं उनके साथ सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चढ़ा था। वहाँ पर कई पेंटिंग्स लगी हुई थी। जैसे ही हमने उन पेंटिंग्स को उतारा, एक छेद मिला, एक दरार मिली। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, तो ये रहा 6 नंबर कमरा। लगाओ चाबी, देखते हैं चाबी लगती है या नहीं। और बीच में ये जो दरार है ना, ये दरवाज़ा खोलने के लिए है। तभी तो कोई खिड़की इस तरफ नहीं है। कोई रास्ता होगा, यहाँ कोई रास्ता होगा किसी कमरे में जाने के लिए। चलो। मैंने चाबी लगाई डरते डरते। मुझे बिजली का झटका सा महसूस हुआ। फिर वो दरवाज़ा अपने आप खुला था। अंधेरा कमरा था पीछे, पूरी तरह से अंधेरा, और हमने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। मेरी तो टांगें कांप रही थी, लेकिन मिस्टर वाल्टर कह रहे थे, इस कमरे में एक अजीब सी बदबू है और अंधेरा कितना है, लेकिन ये कमरा कितना बड़ा है समझ में नहीं आ रहा है। हमने टॉर्च पकड़ी हुई थी, लेकिन जितनी दूर टॉर्च मारते दीवार तो नजर ही नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही था। थोड़ा आगे चलकर गए, पीछे वाला दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैं उस दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन मिस्टर वाल्टर ने कहा, रुको, यहां पर एक ताकत है, तुम्हें उस दरवाजे को खोलने नहीं देगी। हमें आगे बढ़ना होगा, जानना होगा इस कमरे में क्या है। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे बाइबल निकालनी चाहिए।
उन्होंने जेब में हाथ लगाया। उनकी जेब चिपक चुकी थी। वो बाइबल को निकाल नहीं पा रहे और बाकी जेबें भी बंद हो चुकी थी। ना तो क्रॉस का निशान निकाला जा सकता था, ना बाइबल निकाली जा सकती थी। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और फिर कहने लगे, जल्दी जैकेट को फाड़ो, अगर हम इसे निकाल नहीं पाए तो हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है। मैं इसके बिना एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा कमरा, ये होटल से ज्यादा बड़ा मुझे क्यों लग रहा है। लेकिन आगे वाला दरवाजा, हम उसकी तरफ भागे थे और जैसे ही उस दरवाजे को खोला, हमें अंदाजा नहीं था आगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आगे एक मैदान था, कोई कमरा नहीं, लेकिन ये होटल के पीछे वाला वो जंगल नहीं था, एक अलग ही जगह। कई पेड़ लगे हुए थे, मिट्टी पूरी तरह से काली थी, धुआं आसमान में फैला हुआ था। पास वाले पेड़ पर हमने बेड़ियों से बंधा हुआ एक इंसान पाया, जिसका शरीर सूख चुका था। वो हड्डियों का ढांचा था लेकिन जिंदा था। वो बोलने की कोशिश कर रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मैं भी देख रहा, मिस्टर वाल्टर भी देख रहे। ये कैसी जगह है। वहां हमें दूर दूर पेड़ ही नजर आ रहे थे और उन पेड़ों के साथ बेड़ियों में बंधे लोग। गले में भी बेड़ियां डाली गई थी, पैरों में भी बेड़ियां डाली गई थी। वो थे तो इंसान, जिंदा नहीं थे। उन्हें कैद किया गया था। मैंने मिस्टर वाल्टर से सवाल पूछा, ये क्या है। और उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो गायब हुए हैं इस होटल से। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, ये वो लोग हैं। सामने मैंने उस लड़की को देखा जो इस होटल से गायब हुई थी। उसका वो बॉयफ्रेंड भी कैसे सूख चुके थे, हड्डियों का ढांचा बने हुए। लेकिन ये कैसी जगह है। मिस्टर वाल्टर ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उस होटल का दरवाजा नहीं है, इसे मौत की दुनिया कहा जाता है। मरने के बाद हमारी आत्मा वहां से निकलकर यहां पर आती है, लेकिन उस दरवाजे से उन लोगों को जिंदा ही यहां पर कैद किया गया है। ये शरीर के साथ कैद है, इसीलिए यहां से भाग नहीं सकते और पेड़ों के साथ बांधे गए हैं। लेकिन किसने ये किया होगा, वो कैसी ताकत है, मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। कोई प्रेत आत्मा, कोई शैतानी डीमन, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं तब मिस्टर वाल्टर से डरने लगा था। आपको 6 नंबर कमरे के बारे में कैसे पता था? आप मुझे यहां पर लेकर तो नहीं आए हैं? मिस्टर वाल्टर ने तब कहा, मेरा भाई भी पादरी था, वो भी यहां पर आ चुका है और उसने मुझे बताया था। उसे कमरा नंबर 6 की जानकारी मिली थी। उसके लिए यहां पर गेस्ट बनकर आया था वो, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आया। तो मुझे शक था कि यहीं पर कमरा नंबर कोई 6 है जिसके अंदर वो जाना चाहता था। तो मैं उसे ढूंढने के लिए यहां पर आया। मेरा भाई भी यहां पर कैद तो नहीं? मैंने मिस्टर वाल्टर की तरफ देखा और कहा, अगर आपका भाई पादरी था, वो बच नहीं पाया, तो क्या हम बच पाएंगे? सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उन आवाजों में हम भागे जा रहे आगे। मिस्टर वाल्टर ने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ ही लिया, बेड़ियों में बंधा हुआ उनका भाई। और मिस्टर वाल्टर ने कहा था, चलो मेरी मदद करो, हमें उसे खोलना है, हमें उसे आजाद करना है। मेरा भाई अब भी जिंदा है। मिस्टर वाल्टर उन बेड़ियों को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोहे की ऐसी बेड़ियां थीं और पेड़ के साथ ऐसे बंधी हुई कि उन्हें खोलना असंभव था। लेकिन मिस्टर वाल्टर का भाई डरता डरता, कांपता वो खुद को उन बेड़ियों से अलग नहीं करवाना चाहता था। वो डर रहा था। मिस्टर वाल्टर ने सवाल पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? और उसने उंगली ऊपर की तरफ की थी। मेरी तरफ उसकी उंगली थी। मिस्टर वाल्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? जवाब,
उन्होंने नहीं दिया था, जवाब मैंने दिया था। साथ के उस पेड़ से बेड़ियों को खींच कर लेकर आया था मैं, मिस्टर वाल्टर, जो एक्सोसिज्म करना चाहते थे लेकिन उनके होंठ जुड़ चुके थे। ये मौत की दुनिया है, यहां पर इंसानों की नहीं चलती, मेरी चलती है। ये दुनिया मेरी बनाई गई दुनिया है और मैं यहां पर इंसानों को कैद करता हूं। वो होटल मैंने ही बनवाया था ताकि जो वहां पर आए मैं उन आत्माओं को जिंदा शरीर के साथ कैद कर पाऊं। मिस्टर वाल्टर को उस पेड़ से बांधने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन उनका वो चेहरा सवालों से घिरा हुआ था और जवाब धीरे धीरे मुझे देखते देखते उन्हें मिलते जा रहे थे। मेरा ये इंसानी शरीर असली शरीर नहीं है। मैं मौत का शैतान हूं जो लोगों को भ्रमित करता है, मुझ पर भरोसा करने को मजबूर करता है। मासूमियत मेरा हथियार है। मिस्टर वाल्टर को भी उस पेड़ के साथ बांधकर मैं उसी दरवाजे से वापस जा रहा था। उन्होंने मेरी ताकत को महसूस किया ही नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी ताकत हूं जिसे कोई आसानी से महसूस नहीं कर सकता और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। दोबारा वो पेंटिंग्स मैंने उस दरवाजे के आगे लगा दी थी। कमरा नंबर 6, जिसकी चाबी मैंने रिसेप्शन पर टांग दी और फिर से उसी मासूमियत के साथ रिसेप्शन पर मैं बैठ चुका हूं। इंतजार कर रहा हूं कोई और मुसाफिर इस बारिश की रात यहां पर आएगा। ये रात खत्म नहीं होती, बादल घिरे रहते हैं। ये ऐसी ताकत है जो मुझे मिली है और मैं इसका इस्तेमाल करता रहूंगा। मिलना चाहते हैं मुझसे तो किसी जंगली रास्ते पर अगर कोई होटल नजर आए तो आप भी रुक सकते हैं। हो सकता है वो होटल यही हो और आपसे जो मासूमियत से बात कर रहा लड़का वो मैं ही निकलूं।